स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे उसकी आत्मा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तैयार कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स को दोहराना नहीं है। हम इन अधिकारों के पीछे की सोच, इनके आपसी टकराव और उन अदालती फैसलों को समझेंगे जिन्होंने इन्हें आज का ये रूप दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इन्हें मौलिक या फंडामेंटल कहते ही क्यों हैं? क्या ये बाकी अधिकारों से ज्यादा खास हैं? बिल्कुल। और आपका ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, इन्हें मौलिक कहने की दो बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, ये किसी भी इंसान के, आप कह सकते हैं, चौतरफा विकास के लिए जरूरी हैं। चौतरफा विकास मतलब भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर तरह से इनके बिना एक गरिमापूर्ण जीवन संभव ही नहीं है। और दूसरी वजह जो इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि इन्हें देश के मौलिक कानून यानी खुद संविधान ने गारंटी और सुरक्षा दी है। इसका मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, ये तो हमारे वजूद का हिस्सा है। लेकिन मेरे नोट्स में प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार जैसे कई शब्द हैं। इनमें क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्राकृतिक अधिकार वो हैं जो माने जाते हैं कि हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे जीने का अधिकार, जिन्हें कोई सरकार देती नहीं तो छीन भी नहीं सकती। बिल्कुल। फिर आते हैं मानवाधिकार। ये एक आधुनिक सोच है। ये कहती है कि सिर्फ इंसान होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए, चाहे आप कहीं भी हों। जैसे यूएन का घोषणा पत्र। सही। और फिर हमारे देश के कानून के दायरे में आते हैं संवैधानिक अधिकार। ये संविधान में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार। क्या फर्क है जो मौलिक अधिकारों को इतना शक्तिशाली बना देता है? इसका जवाब इनके संरक्षण के तरीके में छिपा है। अगर आपके किसी सामान्य कानूनी अधिकार का हनन हो तो आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, निचली अदालत से। हाँ, वो तो बहुत लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार पर हमला होता है तो संविधान आपको अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ये न्याय के लिए एक तरह की वीआईपी लेन है। और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए एक जटिल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। समझ रही। तो ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं, पर ये राज्य है कौन? मेरी लड़ाई असल में किससे है? क्या सिर्फ सरकार से? अनुच्छेद 12 इसी राज्य की पहेली को सुलझाता है और इसकी परिभाषा बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही नहीं हैं, बल्कि संसद, विधानमंडल, नगरपालिकाएं, पंचायतें सब शामिल हैं। ठीक है, सरकारें और पंचायतें तो समझ में आती हैं, लेकिन कहानी में एक पेंच है, अन्य प्राधिकरण या अदर अथॉरिटीज। इसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो हिस्सा है जहां न्यायपालिका की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। क्योंकि ये तो बहुत अस्पष्ट शब्द है। हाँ, अन्य प्राधिकरण में एलआईसी, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां तो आती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इसकी सीमा कहाँ खत्म होती है? क्या बीसीआई राज्य है? हाँ, ये कैसे तय होता है? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब मामले में एक टेस्ट बनाया। अदालत देखती है कि क्या उस संस्था पर सरकार का गहरा नियंत्रण है, क्या उसे ज्यादातर पैसा सरकार से मिलता है, क्या वो सरकार जैसा कोई काम कर रही है। अच्छा, तो इन सब सवालों के आधार पर तय होता है? हाँ, जैसे जी टेलीफिल्म्स मामले में कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण ना के बराबर है। अगर संसद, सरकार, एलआईसी सब राज्य हैं, तो फिर न्यायपालिका का क्या? क्या कोर्ट खुद कोई ऐसा नियम बना सकता है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो? तब हम कहाँ जाएंगे? क्या सवाल पूछा है। ये एक बहुत ही मजेदार पेंच है। जब न्यायपालिका प्रशासनिक काम करती है, जैसे जजों की नियुक्ति या कोर्ट के नियम बनाना, तब वो राज्य के दायरे में आती है। लेकिन जब वो फैसला सुनाती है? लेकिन जब वो न्यायिक काम करती है, यानी कोई फैसला सुनाती है, तब उसे राज्य नहीं माना जाता। आप कोर्ट के किसी फैसले को ये कहकर चुनौती नहीं दे सकते कि उसने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है। अच्छा, तो उसके लिए ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी? बिल्कुल। ठीक है। तो अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर। ये तो इन सभी अधिकारों का एक तरह से बॉडीगार्ड लगता है। बॉडीगार्ड, या कह सकते हैं कि ये संविधान का इम्यून सिस्टम है। अनुच्छेद 13 दो टूक कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद में बना हो,
अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस टकराव की हद तक शून्य यानी बेअसर हो जाएगा। यही न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार है। और इस कानून शब्द में क्या सिर्फ संसद के बनाए एक्ट्स ही आते हैं? नहीं, इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। इसमें संसद के कानून, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सरकारी नियम और यहाँ तक कि वो रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानून जैसी मान्यता मिली हो। और संवैधानिक संशोधनों का क्या? ये एक और दिलचस्प बात है। शुरुआत में माना जाता था कि संवैधानिक संशोधन कानून नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले ने सब कुछ बदल दिया। मूल ढांचे वाला सिद्धांत। हाँ, अब अगर कोई संवैधानिक संशोधन भी संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाता है तो अदालत उसे भी रद्द कर सकती है। वाह, मतलब अदालत एक सर्जन की तरह काम करती है जो कानून के खराब हिस्से को काट कर निकाल देती है ताकि बाकी का कानून जिंदा रह सके। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी कहते हैं। मतलब पूरी टोकरी फेंकने की जरूरत नहीं, सिर्फ सड़े हुए फल निकाल दो। तो चलिए अब समानता की इस बड़ी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। इसमें 2 बातें लिखी हैं, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। सुनने में तो एक ही बात लगती है, क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कानून के समक्ष समानता या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक ब्रिटिश सोच है। और ये नकारात्मक है ना? हाँ, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये कहती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी के लिए कोई खास सहूलियत नहीं होगी। एक तरह से ये कहती है कि कानून अंधा है। और कानूनों का समान संरक्षण, ये यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एक अमेरिकी सोच है और ये सकारात्मक है। ये कहती है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। बिल्कुल, ताकि बराबरी लाई जा सके। ये कहती है कि कानून को सब देखना चाहिए। अरे, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि कानून अंधा है, बल्कि ये भी कहता है कि कानून को अपनी आंखें खोलकर देखना होगा कि कौन समाज में कहाँ खड़ा है। एकदम, यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। वो समझता है कि एक दौड़ में एक मजबूत धावक और एक कमजोर धावक को एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ाना समानता नहीं बल्कि अन्याय है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा हर किसी पर लागू होता है? मेरे नोट्स में कुछ अपवादों का जिक्र है। हाँ, और ये अपवाद खुद संविधान में ही दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक मामले से पूरी छूट मिली हुई है। पूरी छूट? हाँ, उन पर दीवानी मामले भी नोटिस देने के बाद ही चलाए जा सकते हैं। इसी तरह विदेशी राजदूतों को भी छूट मिलती है। लेकिन क्या इससे ये भावना नहीं बनती कि कुछ लोग वाकई कानून से ऊपर हैं? ये तो समानता के अधिकार की मूल भावना के थोड़ा खिलाफ लगता है। देखिए, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके पीछे तर्क ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे पद की गरिमा और कामकाज को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए ये जरूरी है। ये छूट व्यक्ति को नहीं, पद को दी गई है। अच्छा, पद से हटने के बाद कार्रवाई हो सकती है? हो सकती है। तो ये एक तरह का संतुलन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 एक आदर्श स्थिति बनाता है, लेकिन हमारा समाज तो आदर्श नहीं है। उसमें गहरी असमानताएं हैं। तो संविधान इस हकीकत से कैसे निपटता है? यहीं पर शायद अनुच्छेद 15 और 16 की भूमिका आती है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। और ये आम नागरिकों पर भी लागू होता है? हाँ, दुकानों, होटलों, कुएं जैसी जगहों पर ये आम नागरिकों पर भी लागू होता है। आपने केवल शब्द पर जोर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई पेंच है। हाँ, ये केवल शब्द ही सारा खेल बदल देता है। इसका मतलब है कि इन 5 आधारों को छोड़कर किसी और तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और इसी में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधानों की भी गुंजाइश निकलती है ना? एकदम सही। संविधान खुद भेदभाव ना करने के नियम के कुछ अपवाद बनाता है, जिसे हम सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 15(3) राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की छूट देता है। 15(4) पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता खोलता है। और अब तो इसमें EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण जुड़ गया है। हाँ, बाद के संशोधनों से वो भी जोड़ दिया गया है। और अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है, ये तो आरक्षण की बहस का केंद्र बिंदु रहा है।
हाँ, अनुच्छेद 16 ही वो मैदान है जहां आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा कानूनी और सामाजिक बहस हुई है। इसकी कहानी असल में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू होती है। जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। सही कहा। और फिर इस पर बहुत विवाद हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे चर्चित मामलों में से एक बना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। बिल्कुल, 1992 का ऐतिहासिक मामला, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। उस समय माहौल बहुत तनावपूर्ण था। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, इसने पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। और अदालत ने क्या संतुलन बनाया? अदालत ने 27% ओबीसी आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन 3 बड़ी शर्तें लगा दी। 3 शर्तें कौन सी? पहली, कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 50% की सीमा। दूसरी, ओबीसी में जो संपन्न वर्ग है, जिसे क्रीमी लेयर कहते हैं, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरी? कि आरक्षण सिर्फ शुरुआती नौकरी में मिलेगा, प्रमोशन में नहीं। लेकिन हमने तो प्रमोशन में आरक्षण के बारे में सुना है, तो क्या सरकार ने अदालत के फैसले को पलट दिया? सरकार ने फैसले को पलटा नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को बदलने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिए। अच्छा। संसद ने 77वां संशोधन करके अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा, जिसने SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता फिर से खोल दिया। ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। मुझे हमेशा लगता था कि आरक्षण एक सीधा साधा नियम है, पर इसके अंदर तो इतनी परतें हैं। 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, पदोन्नति का सवाल। और ये खींचतान अभी भी जारी है। बाद में M. नागराज और जर्नैल सिंह जैसे मामलों में अदालत ने इन संशोधनों को तो सही माना, लेकिन फिर कुछ शर्तें लगा दी। जैसे सरकार को डेटा दिखाकर यह साबित करना होगा कि उस वर्ग का सच में प्रतिनिधित्व कम है। तो ये एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आरक्षण की ये सारी बहस दिखाती है कि समानता सिर्फ अवसर देने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के बारे में भी है। और शायद इसी सुधार की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति हमें अनुच्छेद 17 में मिलती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है और किसी भी रूप में इसके चलन को अपराध घोषित करता है। और ये एक निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होता है। इसके लिए संसद ने बहुत कठोर कानून भी बनाए हैं। और अंत में अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है। हाँ, यह अनुच्छेद सामंती समाज की निशानियों को खत्म करने के लिए लाया गया था। ये कहता है कि राज्य, सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर कोई और उपाधि, जैसे महाराजा, राय बहादुर, ये सब नहीं देगा। 1 मिनट, लेकिन सरकार तो भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार देती है। क्या ये उपाधियां नहीं है? क्या ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन है? ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री जैसे पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपाधियां वे होती हैं जो वंशानुगत होती हैं और एक विशेष वर्ग बनाती हैं। ये पुरस्कार व्यक्ति की योग्यता को मान्यता देने के लिए हैं। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी कि इन पुरस्कारों का इस्तेमाल नाम के आगे या पीछे, यानी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की धड़कन है। ये कोई पत्थर की लकीरें नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधने की एक जिंदा कोशिश है। बिल्कुल। हमने देखा कि राज्य की परिभाषा से लेकर समानता के जटिल अपवादों तक हर अनुच्छेद के पीछे एक कहानी और एक सोच है। और ये भी कि समानता कोई एक सीधा साधा शब्द नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद है। हाँ, एक तरफ आदर्श है कि कानून के सामने सब बराबर हों, और दूसरी तरफ हकीकत है कि समाज में बराबरी लाने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ते हैं। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न निकलता है। बताइए। हमने देखा कि कैसे अदालतें और संसद इन अधिकारों को बदलती सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हैं। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल नागरिकता जैसे नए मुद्दे हमारे सामने आएंगे, तब इन मौलिक अधिकारों, खासकर समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कौन से नए आयाम लेगी? क्या एक AI के फैसले से हुआ भेदभाव भी